हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भारती वाड़बुदे है और मैं इस चैनल पे आज आपको बायो के बारे में बताने जा रही हूँ। हम बायो की क्लासेस को बहुत डीप में स्टडी करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। जो नीट एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे स्टूडेंट्स उन लोगों को, और जो स्टूडेंट्स नर्सिंग का एग्ज़ाम देते हैं, मीन्स GST NT का एग्ज़ाम देते हैं, और अदर कंपटीशन के लिए भी आपको जिसमें बायो सब्जेक्ट आता है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आज हम इस चैनल पर, मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सफलता, हम चालू करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। हम सबसे पहले देखिए, आपको मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है लाइफ। हम सब अपने लाइफ के बारे में जानते हैं कि लाइफ क्या होती है, कैसे होती है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि लाइफ कहाँ से चालू हुई है और कैसे चालू हुई है। हमें बताया गया है कि लाइफ की स्टार्टिंग जो हुई है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से हुई है। तो ये बिल्कुल सही है, और हमारी जो लाइफ है वो एक यूनिक है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिक कैरेक्टर मतलब आप ये समझिए कि इसकी छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से सेल बनी, फिर सेल से टिश्यू बने, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। मतलब इसकी स्टडी करना आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। दिस मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में जितने मॉलिक्यूल्स है वो सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सारे रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। हम सब लिविंग बींग्स हैं, और लिविंग बींग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉडी के, वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम बॉडी का सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको सेलुलर स्ट्रक्चर अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। हम जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 और 3 में जब आएंगे तब आप समझ पाएंगे कि सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। अब कॉन्शियसनेस तो आप सब जानते हैं, मीन्स कैसे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख के पहचान सकते हैं। तो ये फीचर्स ओनली लिविंग बींग्स में होता है। क्या रॉक्स और माउंटेन सोच सकती है, समझ सकती है? नहीं, है ना। आप केवल इसको ह्यूमन बींग से कंपेयर मत कीजिए, इसको आप एनिमल से भी कंपेयर कर सकते हैं और प्लांट से भी। कैसे? आप बोलोगे कि मैम हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल है कि देखो, प्लांट्स को समझ में आता है कि हमें फोटोसिंथेसिस करना है, उनको समझ में आता है कि हमें वाटर को सॉइल से लेना है। एनिमल्स को ये समझ में आता है कि हमें खाना कहाँ से लेना है ना। तो ये सारी चीज़ किससे रिलेटेड होती है? कॉन्शियसनेस से होती है। लेकिन बेस्ट मतलब जिसमें सबसे समझदार यदि एनिमल होता है तो वो हम लोग हैं इस अर्थ पे। थर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सबका होता है, आपका हो रहा है डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले जब आप बॉर्न हुए थे, आप एक छोटे से बेबी थे। अब आप बढ़ते जा रहे, आप 11th क्लास में पहुंच गए, नेक्स्ट ईयर आप 12th क्लास में पहुंच गए। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है ना। तो ये हमारा एक यूनिक फीचर है। ओके, नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, आपका भाई आपके जैसा है, आपकी बहन आपके जैसी है। तो ये सब क्या है? हेरिडिटी। और ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स किस में होते हैं? ओनली लिविंग बींग्स में होते हैं। जैसे आप यदि गुलाब का पौधा लगाते हो तो गुलाब का ही पौधा मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि गुलाब का पौधा लगाओगे और कमल का मिल जाएगा, है ना। जैसे यदि आपके जो मम्मी पापा है तो आप अपने ही मम्मी पापा के जैसे दिखोगे ना। ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी के मम्मी पापा जैसे दिखने लगो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये क्वालिटीज किस में होती है? ओनली हम लोगों में, मीन्स लिविंग थिंग्स में। अब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको सबको पता है, हम खाना खा रहे हैं, खाने को पचा रहे हैं, ग्रोथ के लिए हम अपने बॉडी में प्रोटीन बना रहे हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम,
है ना, हम फूड का डाइजेशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ और इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो चल रही है वो सब किस में आती है, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब आप मुझे बताओ, एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको है? आपको यदि पढ़ाई करनी है, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको बायो समझना है, तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, है ना। तो ये क्वालिटीज़ आप में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो रॉक और माउंटेन होते हैं उसमें भी ये क्वालिटी होती है, वाटर में भी क्वालिटी होती है कि वाटर को एनर्जी चाहिए तभी वो फ्लो कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये किसका कैरेक्टर है? हमारा। तो हमने इसमें देखा कि हमारे मेन कैरेक्टर्स देखिए, यदि आप सीबीएसई क्लास 11th का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आएगा कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, और आपको बिल्कुल जैसे मैंने बताया उसी वे में आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हमने इसके क्या 4 कैरेक्टर्स देखे। एक तो देखा हमने सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉन्सियसनेस, डेवलपमेंट, हमने फोर्थ देखा हेरिडिटी, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, अब यदि आप कंपटीशन एग्जाम में हो या फिर आप क्लास 11th का एग्जाम दे रहे हो, आपको 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रेडी। आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा कैरेक्टर लिविंग बींग्स का नहीं है। नहीं है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैंने ये नहीं पूछा कि है। तो आपको आंसर लगाना है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ओके, क्यों आप रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ लगाओगे? आप बोलोगे मैम रिप्रोडक्शन तो हम लोगों में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, फिर आप क्यों कैसे बोल सकती है कि रिप्रोडक्शन हम लोगों का कैरेक्टर नहीं है? वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है ज़रूरी नहीं कि हर मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस हो सके, अपने बेबीज़ को ग्रो कर सके या अपने बेबीज़ को का बर्थ कर सके, ये आपको पता है ना। तो इसलिए रिप्रोडक्शन हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। कहीं भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में आता है कि क्या रिप्रोडक्शन हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपको नहीं लगाना है ऑप्शन में। ओके, सेकेंड है ग्रोथ। अपने रॉक्स देखिए, माउंटेन देखे हैं, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद आप देखना कि रॉक्स बहुत बड़ी हो जाती, हिल्स बन जाते, माउंटेन्स बन जाते, तो मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रोथ करते हैं। तो क्या ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आप हमेशा आंसर लगाओगे नो। तो आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रेडी हो गया कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। वाई? अब आप पूछो वाई? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, ओके, एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट स्टिल आर लिविंग। एग्जाम्पल, जैसे मोल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनफर्टिलाइल ह्यूमन्स होते हैं, जैसे मेल और फीमेल ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस कैरेक्टर्स आर क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे इसमें, हम अब नेक्स्ट देखेंगे बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप क्या है, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आपका सेक्शन अलग है, आपके क्लास के सामने लिखा है क्लास 11th ए बायोलॉजी क्लासेस, यस और नो लिखा है। ऐसे ही आपके इसमें क्लास 1st से लेकर 12th तक डिवीज़न किए गए हैं। अब आप मुझे ये बताओ किस बेस पे डिवीज़न किया गया है? ये डिवीज़न किया गया है आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग। यस, तो वैसे ही हमने प्लांट्स को प्लांट क्यों कहा, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया क्यों कहा, हमने फंजाई को फंजाई क्यों कहा, हमने एनिमल्स को अलग क्यों रखा, प्लांट्स को अलग क्यों रखा, तो इसका बेस क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस क्या था। अब आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप इसके 3 बेस लिखेंगे। सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनिज्म को हमको
क्लासीफाई करना है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमें क्लास 6 के स्टूडेंट को डिवाइड करना है तो पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि कौन सा बच्चा 6 क्लास में है। हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। हम लिस्ट बनाने के बाद में उस बच्चे को हमने सबसे पहला काम क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन। आपने पता लगा लिया कि ये बैक्टीरिया है, ये प्लांट है, ये फंजाई है, ये एल्गा है, ये ब्रायोफाइट है, ये आपने पता लगा लिया। इसके बाद में हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर मीन्स नाम रखना। जैसे आपने बच्चों की क्लास को डिवाइड कर दिया, बच्चों को छांट लिया और आपने उसको दे दिया 6th A क्लास। आपने 6th A क्लास दे दिया तो ये आपने उसका क्या करा, नॉमेनक्लेचर कर दिया, मीन्स आपने उसका नाम रख दिया। और थर्ड है क्लासिफिकेशन। आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। कैसे क्लासीफाई किया आपने 6th A को अलग कर दिया, 7th को अलग कर दिया, 8th को अलग कर दिया, 9th को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो जब भी हम लिविंग थिंग्स को यदि अरेंज करते हैं तो उसके 3 बेसिस होते हैं। फर्स्ट बेस होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, मीन्स उसकी पहचान करना। सेकेंड होता है उसका नॉमेनक्लेचर करना, मीन्स नाम लिखना। और थर्ड होता है क्लासिफिकेशन करना। ओके, अंडरस्टैंड दिस 3 पॉइंट्स आर ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा सबसे पहला, देखो कंपटीशन एग्जाम का और एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आप नीट एग्जाम देने जा रहे हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो और आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि बाय नॉमिन, बाय मीन्स क्या होता है, बाय मीन्स होता है दो, है ना। तो 2 नाम किसने रखे थे, तो बाय नॉमिन नॉमेनक्लेचर जो था ये यूनिट है क्लासिफिकेशन की। और सबसे पहले एक उसमें साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था, कैरोलस लीनियस, है ना। आप इसको याद कर लीजिए कि बाय नॉमिन नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। दिस सिस्टम गिवन ओनली 1 नेम विथ 2 वर्ड। देखो मैंने आपको अभी बताया ना 2, बाय मीन्स होता है 2, तो नेम तो एक ही दिया था लेकिन इसमें वर्ड कितने थे, 2। जैसे आप अपना नाम लिखो, जैसे हमने एक नाम बोला सोनू शर्मा, तो उसमें देखो नाम एक ही है, सोनू शर्मा बोला हमने, लेकिन वर्ड कितने हैं उसमें 2 वर्ड है, एक है सोनू और दूसरा है शर्मा। तो वैसे ही लीनियस जो थे, ये कैरोलस लीनियस जो थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया और जो एनिमल्स थे या प्लांट्स थे उनके 2 नाम दिए, मतलब नाम एक ही दिया लेकिन वर्ड 2 दिए। क्या दिए थे, जैसे हम पढ़ते आम का नाम, आम मैंगो सबने सुना है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, तो मैग्नीफेरा एक हो गया और इंडिका एक हो गया, तो ऐसे उन्होंने दिए थे। अब इसके बाद में ये है कि उनकी जो बुक थी, है ना, पहले तो उन्होंने ये बताया कि आप नाम कैसे लिखोगे, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप नाम लिखते हो तो उसमें फर्स्ट वाला जो वर्ड है, मैं लेटर नहीं बोल रही हूँ, मैं वर्ड बोल रही हूँ, जो फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, उसका जेनेरिक नेम होना चाहिए, मीन्स उसका जीनस होना चाहिए। आपको जीनस भी अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो आपको जीनस भी समझ में आएगा कि जीनस क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जेनेरिक नेम, दिख रहा है सबको, जेनेरिक नेम, है ना। इसके बाद में तो हमारा जब हम नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, जेनेरिक नेम होना चाहिए। ओके, उसके बाद में हम सेकंड लिखेंगे, हम जब सेकंड लिखेंगे तो सेकंड में उसका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम, मतलब उसकी स्पीसीज का नाम। ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। आपसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है कि हमेशा नाम कहाँ से स्टार्ट होता है स्पीसीज का, तो आपको बताना है जीनस से, और सेकंड कहाँ होता है तो आपको बताना है स्पीसीज से। ओके, अब इसका एक और रूल है, आप ऐसा नहीं कि उठाकर आपने स्मॉल या कैपिटल लिख दिया, आप इसका एक और रूल होता है कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इट शुड बी कैपिटल। एंड सेकेंड लेटर मीन्स सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और इसको यदि हम प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे,
और यदि हम हैंडमेड लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? दोनों वर्ड को, मीन्स कौन से दोनों वर्ड? जीनस और स्पीसीज, इन दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पर फिर भी हमने उसको केवल इटालियन में ही क्यों लिखा? क्योंकि इटालियन लैंग्वेज होती है, उसको डेड लैंग्वेज कहा जाता है ना। आपसे कंपटीशन में ये भी पूछा जा सकता है कि हम हमेशा जो स्पीसीज का नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखते हैं? उसका रीज़न है, लैटिन लैंग्वेज में इसलिए लिखते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज़ डेड लैंग्वेज, और डेड होने की वजह से इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, इसलिए। ओके। अब जो लीनियस थे उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बुक्स दी है, लेकिन हमें जो हमारी एनसीईआरटी में पढ़ना है वो है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम ने में उन्होंने 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट दी हुई है। ओके। और ये कब दी थी उन्होंने? 1753 में। और 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल है ना, देखो प्लांटेरन नाम आता है तो आपको ये याद रखना है कि इसमें प्लांट को दिया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और यदि एनिमल वर्ड आता है सिस्टेमा नेचरा, नेचर मीन्स नेचर से रिलेटेड, तो इसमें एनिमल्स को उन्होंने रखा था। ओके। तो आप बेसिस समझ गए। बेसिस में हमने देखा सबसे पहले हमको जब किसी भी एनिमल्स या प्लांट को क्लासीफाई करना है तो हमें सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करनी पड़ेगी, फिर उसका नाम रखना पड़ेगा और फिर उसका क्लासिफिकेशन पड़ेगा। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टेक्सोनॉमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जो एनिमल्स की स्पीसीज मीन्स नॉट एन ओनली एनिमल्स, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है ना, और जितने प्रोटोजोअन्स है सारे के सारे, इनको जब वेरियस ग्रुप में हम रखते हैं तो उनकी जब सीक्वेंस में हम स्टडी करते हैं, यानी वन बाय वन, कि पहले हम सिंगल सेल वाले को देखते हैं, फिर हम मल्टी सेलुलर देखते हैं, फिर हम प्रोकैरियोटिक देखते हैं, फिर हम यूकैरियोटिक देखते हैं। इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी किसने दिया था? टेक्सोनॉमी हायरार्की इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर हायरार्की, है ना। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, टेक्सोनॉमी हायरार्की जो दी थी वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इसके पहले कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? उन्होंने बायनॉमिन नॉमेनक्लेचर दिया था। इसके बाद उन्होंने दी टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके। देखो कॉमन कैटेगरीज आर, इसमें जब हम डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे आपने अपने स्कूल में, आपके स्कूल का नाम मान लो, आपके स्कूल का नाम है सागर पब्लिक स्कूल। ओके। अब आप सागर पब्लिक स्कूल में आपने क्लासेस डिवाइड किए, है ना। तो क्लासेस डिवाइड किए तो आपने कैसे की? पहले क्लास फर्स्ट ली, फिर क्लास सेकेंड ली, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि आपने छोटे से लेके बड़े तक लिया। अब हम यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो हमने 12th, 11th, 10th, 9th, तो इसी तरह से जो टेक्सोनॉमी होती है कैटेगरीज, उसको भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे स्पीसीज जो होती है टेक्सोनॉमी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और ये क्वेश्चन कई बार नीट में और अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टेक्सोनॉमी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है स्पीसीज। और आपसे सब पूछा जाए कि सबसे बड़ी, सबसे बिग या सबसे लार्जेस्ट क्या है, तो आपको आंसर देना है किंगडम। ओके। तो इसमें 7 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे छोटी होती है स्पीसीज, उसके बाद हो थोड़ी बड़ी, जैसे क्लास फर्स्ट, उसके थोड़ी सी बाद में क्या हो जाएगी? जीनस, फिर उससे थोड़ी बड़ी तो फैमिली, फैमिली से बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम। और अच्छा, इसमें मैंने फाइलम और डिवीज़न 2 वर्ड लिए, एक लिया है फाइलम और दूसरा लिया है डिवीज़न। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या फाइलम और डिवीज़न क्यों लिया होगा, है ना। तो इसका आंसर ये है कि जब हम एनिमल की बात करते हैं तो फाइलम का यूज़ करेंगे, और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम डिवीज़न का यूज़ करेंगे। ओके। और इसके बाद लास्ट जो सबसे बिग है, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं?
किंगडम, किंगडम में आ रही है ये सब चीज़ें, है ना। तो ये होता है। इन देखो अब यहाँ पर मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट किया, ये वाला है ना। इसमें मैंने क्या लिखा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर स्पीसीज टू फाइलम। जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो स्पीसीज टू फाइलम जाते हैं, ओके। और जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कहाँ से जाता है, फाइलम टू स्पीसीज, ओके। और मैंने यहाँ एक पॉइंट और नोट किया है कि स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके बाद में ये देखो हमने यहाँ तक अपना टॉपिक ये ख़त्म कर लिया कि लिविंग वर्ड क्या होता है, उसका बेस क्या है, हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल ऐड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इस पे से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले मुझे बताओ कि टेक्सोनॉमिक ऐड की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत पड़ने का एक कारण है, क्या आप आपके पास्ट के बारे में जानते हो। मीन्स यदि ये जो टेक्सोनॉमिकल ऐड्स नहीं होते तो हम जो स्पीसीज ख़त्म हो चुकी है ना, जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम कैसे पता करते, तो हम इन्हीं टेक्सोनॉमिक ऐड के थ्रू पता कर सकते हैं कि पहले कौन सी स्पीसीज थी जो अभी नहीं है, उसके क्या फीचर्स थे, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो है हर्बेरियम फाइल। हर्बेरियम एक फाइल होती है, एक बुक होती है ना। ये जो बुक होती है इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। किसका, आप लोगों ने भी शायद 10th क्लास में ये प्रोजेक्ट किया होगा, जब आपको मैम ने कहा होगा कि गार्डन की जो लीव्स होती है या फ्लावर्स जो होता है उसको कलेक्ट करिए, और कलेक्ट करने के बाद में उसको ड्राई करने के बाद आप एक कॉपी पे पेस्ट करिए। तो यही सेम हर्बेरियम होती है, ऐसे ही हर्बेरियम, लेकिन ये बहुत बड़े लार्ज लेवल पर होता है, बड़ी बड़ी हर्बेरियम फाइल्स बनाई जाती है। और उसमें तो आपने केवल लीफ या फ्लावर को ही कलेक्ट किया होगा, बट इसमें जो होता है पूरे प्लांट को, मीन्स उसकी रूट, उसका स्टेम, उसकी लीफ, उसका फ्लावर, उसका फूड, इन सब को, फ्रूट को भी प्रिजर्व किया जाता है। पहले ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद में इसको प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक जो शीट होती है उस पर उसको चिपका दिया जाता है। इसके बाद में उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप हो, आपका एडमिशन स्कूल में किया है तो आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम क्या है, आपके मम्मा पापा का नाम क्या है, आप कहाँ से आते हो, आपकी मम्मी और पापा का नंबर, आपके घर का एड्रेस, ये सब लिखा होता है। तभी तो आपको पहचान पाते हैं कि हाँ ये बच्चा ये है, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें लिख दिया जाता है। अब एक स्टैंडर्ड साइज होता है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा जाता है कि जो हर्बेरियम फाइल होती है उसके जो प्लांट्स होते हैं वो ड्राइड होते हैं या फिर वेट होते हैं। तो आपको क्या लगाना है आंसर में, आपको लगाना है ड्राइड होते हैं ना, सुखा कर किए जाते हैं। इसके बाद में इसका स्टैंडर्ड साइज पूछा जाता है। यदि सेंटीमीटर में पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। और यानी ये आपको समझ में आ रहा है, 41 सेंटीमीटर क्या है, इसकी विड्थ है, और 29 सेंटीमीटर क्या है, इसकी लेंथ है, ओके। और यदि इंचेस में हम लिखेंगे तो 16 हाफ इंटू 11 हाफ इंचेस में है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है, तो ये है केव में, ठीक है। इसके बाद में अब नेक्स्ट हमारी जो टेक्सोनॉमिक ऐड है वो बॉटनिकल गार्डन। सब ने देखा है, सब ने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन मीन्स जिसमें लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, मीन्स वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो लिविंग प्लांट्स है उसको कलेक्ट करते हैं, उनको वहाँ पर लगाते हैं, उनको ग्रो करते हैं और उसके बारे में बताया जाता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ है, मैस्को में है। कहाँ पे है, मैस्को में। यहाँ क्वेश्चन तैयार हो गया आपके, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया कि हर्बेरियम शीट जो होती है उसका साइज क्या होता है। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया, लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पर है वर्ल्ड की, तो आपको आंसर देना है केव में।
इसके बाद में इंडियाज़ लार्जेस्ट, इसके बाद में आप देखिए बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में आपसे पता क्वेश्चन पूछ लिया कि उसमें लिविंग प्लांट्स को रखते हैं या फिर ड्राइड, तो आपको आंसर लगाना है लिविंग प्लांट्स को। अब लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन यदि आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? मैस्को। ओके, और मोस्ट फेमस यदि पूछ ले, देखो यहाँ पर दो चीज़ दी है, पहला दिया है लार्जेस्ट और दूसरा दिया है फेमस। तो यदि फेमस पूछता है तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव लगाना है आपको, और यदि वो लार्जेस्ट पूछता है तो आपको मैस्को लगाना है। ओके, जूलॉजिकल का पार्क, जूलॉजिकल से ही आपको समझ में आ रहा है कि उसमें बॉटनिकल में हमने प्लांट्स रखे थे और जूलॉजिकल में हम क्या रखेंगे? हम एनिमल्स को रखेंगे, है ना। और इनको केज बना कर रखते हैं, केज पता है ना आपको, एक पिंजरे जैसा बना देते हैं और उसमें फिर रखा जाता है ना। और इससे हमें क्या फ़ायदा है? हेल्प टू स्टडी अबाउट वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड हैबिट्स, है ना। बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि भाई वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, वो किस तरह का फूड खाते हैं, किस पे वो डिपेंड करते हैं, है ना। तो इन सब के लिए हमको क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? जूलॉजिकल पार्क की। अब यूजफुल फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिंग ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजरस एनिमल्स, है ना। डेंजर जो एनिमल्स होते हैं उनको भी जूलॉजिकल पार्क में कैप कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट है म्यूज़ियम। अब मुझे ये बताओ कि म्यूज़ियम में आप लिविंग को रखोगे या नॉन लिविंग को? आप कभी म्यूज़ियम गए हो? बहुत से बच्चे इसमें जो मुझे सुन पा रहे हैं वो म्यूज़ियम गए होंगे, है ना। स्कूल से भी आपके ट्रिप ले जाई जाती है म्यूज़ियम में, है ना। अब एक बात मुझे ये बताओ कि यदि म्यूज़ियम में जिंदा एनिमल को रख दे तो क्या होगा? अरे भैया, लॉयन आएगा तो खा लेगा तुम्हें। यस, तो म्यूज़ियम में लिविंग नहीं होते, ये प्रिजर्व होते हैं, ये डेड होते हैं। इसमें प्लांट्स भी डेड होते हैं और इसमें एनिमल्स भी डेड होते हैं, और इनको एक केमिकल के अंदर प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। जार देखे होंगे आपने बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे। तो इन सबको उसमें प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, जिससे हम क्या पता करते, क्यों रख लेते भाई, क्या ज़रूरत है हमें इनको सबको रखने की? इनको सबको रखने का हमारा ये है कि जो हिस्टोरी है, मीन्स कि पहले कैसे एनिमल होते थे, क्या खाते थे, कैसे प्लांट होते थे, इन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमको म्यूज़ियम बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कीज क्या होती है। गिवन बाय की, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि जो कीवर्ड है वो दिया किसने था? तो वो दिया था जॉन रे ने। कीवर्ड किसने दिया था? जॉन रे ने। द ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज, है ना, एंड डिसिमिलरिटीज। की क्या होती है? ये सिमिलर कैरेक्टर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे एनिमल्स और प्लांट को आइडेंटिफाई करती है। इट इज डाइकोटमिस टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स नोन एज कॉपलेट। कॉपलेट मीन्स क्या होता है? देखो इसमें दो है, कॉपलेट मीन्स क्या होता है और लीड मीन्स, है ना। कॉपलेट और लीड, यहाँ दो वर्ड दिए हुए हैं। तो कॉपलेट से आपको क्या समझना है? कॉपलेट से समझना है कि जो बहुत ओल्ड, बहुत पुराने हैं कैरेक्टर्स वो, और जो न्यूली है वो, उसको लीड कहते हैं। ठीक है, मीन्स कॉपलेट, कॉपलेट से समझो कपल। कॉपलेट से क्या समझना है आपको? कपल, यानी कॉप से कपल, यानी जो यदि एक साथ रह रहे हैं, दो एक साथ रहे पेयर में, यदि पेयर में है तो उसको कॉपलेट कहेंगे और अकेले है तो उसको लीड कहेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। जो हम देख रहे इसमें मोनोग्राफ में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। हम जब केवल एक टैक्सॉन की स्टडी करते हैं तो उसको मोनो से ही समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर मोनो मीन्स होता है एक, है ना। तो मोनोग्राफ मीन्स क्या होता है कि जब हम एक टैक्सॉन की स्टडी करेंगे तो वो मोनोग्राफ हो जाएगा। ओके, अब मैनुअल्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग स्पीसीज इन एरिया, है ना।
मतलब कोई आपने एक एरिया ले लिया, आपकी एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में यदि आप स्पीसीज की स्टडी कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो मैनुअल्स हो गए। अब फ्लोरा, अकाउंट ऑफ हैबिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरियाज, है ना, ये बड़े लेवल पे होता है। जो मैनुअल होता है वो छोटे लेवल पे होता है, फ्लोरा जो होता है वो बड़े लेवल पर होता है। अब कैटेगरी क्या होती है? सम अदर यूजफुल टेक्सोनॉमिक एड्स जो होते हैं उसको कैटेगरी कहते हैं। ओके, तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, है ना। जैसे हमने पहला ये देखा कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, तो हमने देखा उसमें कि उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है, फिर क्लासिफिकेशन। हमने देखा बायनॉमिन नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? वो केरोलस और लीनियस ने दिया था। और वो लिखा किस लैंग्वेज में जाता है? लैटिन में। क्यों? क्योंकि लैटिन कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, हमने नई बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट इसके सेकेंड चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।